हाँ जी, वेलकम बैक अगेन इन एनएस कोचिंग सेंटर चैनल। हाँ जी, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत 1947 में कैसा था, उस समय कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं थी और कैसे लोग जीविका अर्जन करते थे। और आपको मैंने ये बताया कि 85% लोग किसी पे काम करते, कृषि गतिविधि मतलब प्राइमरी सेक्टर पे काम करते। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र बताए थे मैंने। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। हाँ जी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन, कमेंट बॉक्स में बताना। और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र भी बताना कि इसके अंदर कौन कौन सेवाएं और कौन कौन सी चीजें आती है। हाँ जी, तो मैंने जब बताया था ब्रिटिश काल में कृषि व्यवस्था हमारी कैसी थी, सब कुछ मैंने बताया, पर उसके अंदर एक पॉइंट मिस हो गया था। वो पॉइंट मैं पहले समझाता हूँ। वो पॉइंट क्या था? जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी प्रथा लिख लो, जमींदारी प्रथा। हाँ जी, तो ब्रिटिश काल में क्या हुआ, हमारी जो कृषि थी वो इतनी डाउन क्यों थी? बहुत सारे कारण बता दिए मैंने आपको। अगर आए पेपर में क्वेश्चन कि ब्रिटिशों के द्वारा हमारी कृषि व्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे, प्रीवियस वीडियो से कुछ पॉइंट लेना और 2 पॉइंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा में क्या था कि अंग्रेज क्या थे, भारत की भूमि से क्या लेते, टैक्स लेते थे। और किससे? राजा से नहीं बल्कि किसानों से। मतलब ये लैंड है, इस लैंड से जितना भी उत्पादन होता था, मान लो 1 कुंटल गेहूं है, जितना कुंटल गेहूं है उस हिसाब से क्या लेते थे वो, पैसे वगैरह या फसल वगैरह जो भी लेते थे। ठीक है, पर इन्होंने एक व्यवस्था बनाई, जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा, इसमें क्या करा, एक लोकल विलेजर को क्या बना दिया, जमींदार बना दिया। अंग्रेजों ने बोला जमींदार से, भाई देख तुझे अपने गांव से देखो टैक्स लाके देना है। जमींदार को बोल दिया कि क्या लाके देना है, टैक्स लाके देना है। जमींदार ने बोला जी बाबूजी। और अंग्रेज ने बोला कि मुझे इतनी रकम चाहिए तो चाहिए, जो भी उन्होंने अमाउंट रखा हो, तो किसानों से जितना मर्जी ले, मुझे मतलब नहीं है, बस मेरी रकम आ जानी चाहिए। जमींदार ने बोला जो आ गया, और जमींदार चला गया कहाँ, किसानों के पास। जब फसल कटते के साथ ही तैयार कट जाती थी, वैसे जमींदार क्या है, हाँ जी, टैक्स राजा को नहीं बल्कि किसको देना है, ब्रिटिशों को देना है। और बेचारे लेने होते थे 100 रुपये, देने होते थे 100 रुपये, मान के चलो अमाउंट मैं बता रहा हूं, एक देने होते थे जमींदार को, अंग्रेज को 100 रुपये, पर लेते 300 या 500 रुपये थे। कितने रुपये? 300 या 500 रुपये। मतलब जरूरत से ज्यादा पैसे किसानों से ये क्या कर लेते, ऐंठ लिया करते थे। और कभी कभार ऐसी कंडीशन आती थी कि जब उनकी फसल अच्छी तरह उत्पादन नहीं कर पाती थी, तब भी इन्हें क्या है, टैक्स देना पड़ता था। मतलब घर के अंदर खाने को नहीं है, पर टैक्स देना क्या होता था, कंपलसरी। और नहीं देते थे तो ये जमींदार उन्हें मारना, उन्हें धमकाना और उनको समाज से बहिष्कृत करने तक का कदम उठा लिया करते थे। मतलब बहुत ज्यादा उन्हें यातनाएं देते थे। इसी कारण जो हमारी कृषि व्यवस्था वो क्या होती गई, पिछड़ती चली गई। इसीलिए उस समय हमारे किसान भाइयों का क्या नहीं हो सका, विकास नहीं हो सका। क्यों? इसी कारण, जमींदारी प्रथा के कारण। क्योंकि वो जितना पैसा कमा पाते थे उससे अधिक ज्यादा पैसा किसकी जेब में चला जाता, पहले जमींदार की, और जमींदार किसको थोड़ा बहुत दे देता, ब्रिटिशों को दे देता। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाया, जमींदारी प्रथा कहलाया। हाँ जी, एक तो इस कारण हमारी कृषि व्यवस्था ज्यादा विकास नहीं कर पाई, और इसी चक्कर में ब्रिटिशों ने अपने मुनाफे के चक्कर में हमारे किसानों का हित ले लिया। जितना भी प्रॉफिट था वो सारा का सारा लूट लिया। किस प्रथा के द्वारा? जमींदारी प्रथा के कारण। और दूसरा कारण क्या था? हाँ जी, साहूकार। क्या बोला मैंने? साहूकार। हाँ जी, क्या था उस टाइम कि साहूकार, किसान लोग क्या थे, उनके पास इतने धनी नहीं थे। अब उन्हें अपनी कृषि उगानी थी तो कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते थे। और जो साहूकार होते थे, जो महाजन होते थे, वो क्या देते थे, उधार पैसे देते, बल्कि गिरवी कुछ चीज
रख के। अब किसान के पास सोने जवाहरात तो होते नहीं थे कि वो गिरवी रख दे और साहूकार से पैसे ले ले। तो साहूकार बोलता था, लाला पिक्चर देखिए ना, मदर इंडिया, उसके अंदर क्या करता है लाला कि मुझे कुछ गिरवी दो और मैं तुम्हारे को पैसे दे दूंगा। मतलब उनके पास एक बार साहूकार के पास जो चीज गिरवी रखती तो भूल ही जाओ कि आप वापस छुड़ा पाओगे। ऐसे ठीक उस जमाने में भी होता था। मतलब उस समय कोई चीज 50 रुपए की रखी थी, इसका 10 गुना वो ब्याज दे चुके थे। इसका 10 गुना कितना होगा? 500। इतना ब्याज देने के बावजूद भी मूल उधर ही रहता था। मतलब 50 रुपए अब भी इन्हें देने हैं और 500 रुपये वो ले चुके हैं। मतलब किसान क्या था, वो ब्याज देते 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 क्या है, बूढ़ा हो जाता और मरने के बाद उसके बच्चों को भी क्या है, वो ब्याज भरना होता था। पर उनकी भूमि, जो उनकी पितरात्मक भूमि थी, जो उनके पूर्वजों की भूमि थी, वो भी उनके हाथों से चली जाती थी, क्योंकि वो समय पर ब्याज नहीं दे पाते थे। अगर मान लो बारिश आ जाए, वो बाढ़ आ जाती थी कभी कभार, तो क्या है, फसल चौपट जाती थी। जमींदार और साहूकार को कुछ मतलब नहीं था, उन्हें तो बस अपने पैसे से मतलब था। किसान के घर में खाने को है या नहीं है, या भूखा मर रहा है, कुछ नहीं, पकड़ी गर्दन, पैसा निकाल, नहीं निकाला उधर ही बेचारों को मारना शुरू कर दिया करते। ऐसी बुरी व्यवस्था थी। अगेन एनएस कोचिंग सेंटर चैनल। हाँ जी, प्रीवियस वीडियो में हमने कृषि के बारे में पढ़ा था, कैसे ब्रिटिशों ने किसानों का खून चूसा था। ब्रिटिशों नहीं बल्कि जमींदार ने भी और साहूकार ने भी, और बेचारे किसान करों के पहाड़ के नीचे दब चुके थे। मतलब इतनी ज़्यादा करों की क्या हो गई थी, पोटरी हो गई थी, जिसे वो भर नहीं पा रहे थे। और जो किसान लोग थे, अब आप बोल लोगे कि जब इनको इसमें चीज में कोई फायदा नहीं था कृषि में, तो वो अपना खुद का बिजनेस क्यों नहीं खोल रहे थे, कोई फैक्ट्री क्यों नहीं खोल रहे थे? उनके पास क्या नहीं थी, पूंजी नहीं थी। क्या नहीं थी? पूंजी का अभाव था। और मार्केट के अंदर और इंडस्ट्री में जाना कोई आसान बात नहीं थी। और जो कुछ जाते भी थे, वो इंडस्ट्री को छोड़ के वापस कहाँ आना पड़ता था? कृषि पे आना पड़ता था। और एक समय ऐसा आया कि जितने लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, जितने लोग उद्योगों में काम कर रहे थे, ब्रिटिशों की एक पॉलिसी के द्वारा उन्हें क्या है, कृषि पे अपना जीवन निर्वाह करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिशों ने कुछ ऐसा टेढ़ा काम किया था। जानते हैं कि ब्रिटिश काल में जो हमारे उद्योग थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा। हाँ जी, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड थी हमारे कपड़े उद्योग की, पर ब्रिटिशों ने इसका नामो निशान ही मिटा दिया। मतलब दुनिया में नाम था हमारा उद्योगों के मामले में, किसमें? कपड़े के उद्योग में। और एक टाइम पर हमारे देश से इन्होंने क्या मिटा दिया? नामो निशान मिटा दिया। ऐसे इन्होंने क्या किया, ऐसे इन्होंने क्या तकनीक अपनाई कि इन्होंने हमारे जो उद्योग थे उनका सत्यानाश कर दिया। आइए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हस्तशिल्प उद्योगों का सत्यानाश। फर्स्ट पॉइंट क्या है? हस्तशिल्प उद्योगों का सत्यानाश। हस्तशिल्प उद्योग वह उद्योग होते हैं जो क्या कोई वस्तु हाथों के द्वारा बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऐसी जगह जहाँ पर, या ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर क्या कोई भी वस्तु का निर्माण हाथों के द्वारा होता हो। जैसे कपड़े, उस जमाने में 1947 में जो अधिकतर कपड़े थे वो क्या हाथों से बनाए जाते थे, उनका पूरा उन्होंने क्या कर दिया? खात्मा कर दिया। जो छोटे मोटे उद्योग थे उसे भी क्या कर दिया? खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। हस्तशिल्प उद्योग का क्या कर दिया? सत्यानाश कर दिया। अब कैसे किया कि अंग्रेजों ने क्या चाल चली कि यार इंडिया के उद्योगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसको कैसे गिराया जाए? क्योंकि हमेशा याद रखना, ताकतवर के साथ शासन नहीं किया था, हमेशा कमजोरों पे शासन किया था। तो ब्रिटिशों की एक चाल थी, कैसे? जैसे कृषि में इनको कमजोर करते हैं, वैसे इंडस्ट्री में भी इनको क्या करें? कमजोर करें। इसलिए इन्होंने क्या करा? मशीनों से बने हुए कपड़ों को सामने लाया। किससे? हाथों के कपड़ों और मशीनों के कपड़ों की क्या कराई? प्रतियोगिता कराई। अब आप सोचो, आपका कंपटीशन कंप्यूटर से करा पाए, आप जीतोगे कैलकुलेटर में या कंप्यूटर जीतेगा? मेरे हिसाब से तो कंप्यूटर ही जीतेगा। बड़े से बड़े सवाल
वो बड़ी जल्दी कर देगा। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा कपड़ा उद्योग था, हस्तशिल्प उद्योग था, एक तरफ मशीन से कपड़े बनाए गए और एक तरफ हाथों से कपड़े बनाए गए। और मशीनों के कपड़े ब्रिटेन ने क्या करे, बहुत ज़्यादा बनाए, और हाथों से बनाने में कपड़े में समय ज़्यादा लगता है। और जो मशीनों से बने हुए कपड़े थे उनकी गुणवत्ता क्या थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, मतलब बारीक बारीक डिजाइन थे, और इनकी कीमत भी क्या थी, कम थी, और इनको बनाने में समय भी क्या लगता था, कम लगता था। हाँ जी, क्या बोला मैंने, अच्छी गुणवत्ता। मशीनों से बने हुए कपड़ों की क्या होती थी, गुणवत्ता बहुत अच्छी होती थी, किसकी तुलना में, हाथों के द्वारा बने गए कपड़ों की तुलना में, और कम कीमत होती थी। एक मशीन से बहुत सारे कपड़े बना दिए जाते थे, वो भी कम समय में, और पूरे मार्केट में मशीनों के कपड़ों की क्या हो गई, डिमांड होने लगी। और क्यों होने लगी, क्योंकि जो हाथों से बने हुए कपड़े थे ना उनकी गुणवत्ता थोड़ी कम थी, पर बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे बाहर के कपड़े जो हाथों से बुनकर बनाए जाते थे। पर क्या था, इनकी कीमत क्या थी, बहुत अधिक थी। आप इको के स्टूडेंट हो, आपको पता है जब जब कीमत बढ़ती है तब तब डिमांड, कमेंट बॉक्स में बताना क्या होती है। हाँ जी, ठीक उसी प्रकार से जो मशीनों के बने हुए कपड़े थे वो क्या थे, सस्ते थे, और हाथों के बने हुए कपड़े क्या थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो लोगों ने सोचा यार, जब मशीनों के बने हुए कपड़े सस्ते भी हैं, अच्छे भी हैं, तो हाथों के क्यों खरीदे। तो सब लोगों ने क्या है, मशीनों के कपड़े खरीदना शुरू कर दिए। ब्रिटिशों की पहली चाल क्या हो गई, सफल हो गई, और ब्रिटिश से सारी मशीनें बनाकर भारत के अंदर मशीनों की क्या कर दी, स्थापना कर दी। और जो कपड़े वाले उद्योग थे, हाथों से बनाते थे जो कपड़े, वो बेचारे क्या हो गए, बेबस हो गए, किसके सामने, मशीनों से बने कपड़े के सामने। वो उसके सामने टिक नहीं पाए, प्रतियोगिता नहीं कर पाए, जिसके कारण हस्तशिल्प उद्योग धीरे धीरे क्या हो गया, सत्यानाश होने लगा। उन्होंने अपना काम छोड़कर किस पे जीवन निर्वाह करने का फैसला लिया, कृषि पे। एकदम क्या हो गया, कृषि पे और ज़्यादा बोझ आ गया। वैसे ही कृषि इतने सारे लोग कर रहे थे, अब हस्तशिल्प उद्योग समाप्त होने लगे तो वो लोग भी क्या है, कहाँ पे आने लगे, कृषि पे आने लगे। दूसरा, इसी के अंदर हस्तशिल्प उद्योगों का सत्यानाश का दूसरा कारण, करों में भेदभाव। हाँ जी, करों में भेदभाव। अब इन्होंने क्या करा, इन्हें और बर्बाद करना है, भारत की इंडस्ट्री को और बर्बाद करना है। अब इन्होंने दूसरी टेक्निक अपनाई। क्या टेक्निक अपनाई, कि मशीनों से बने हुए कपड़ों पर टैक्स कम लगाया जाएगा, और जो हाथों से बने हुए कपड़े होंगे ना, जो बाहर भेजे जाएंगे भारत से, जो निर्यात किए जाएंगे, उन पर क्या है, टैक्स ज्यादा लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए, टैक्स ज्यादा लगा दिया जाए। जब भारत का कपड़ा वैसे ही महंगा होता था, और जब दूसरे देश में जाता था उसकी कीमत क्या होती, डबल हो जाती थी, डबल से भी डबल हो जाती थी, जिसके कारण क्या है, वो जो लोग थे वो बाहर के कपड़ों का बहिष्कार, मतलब त्यागना उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, क्योंकि इतने महंगे कपड़े अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो इसीलिए क्या है, धीरे धीरे करके बिल्कुल क्या हो गए, खत्म हो गए। और मशीनों के कपड़ों पे टैक्स क्या था, कम था। जो मशीन से बने हुए कपड़े थे उस पर टैक्स क्या था, कम था। अंग्रेज ने इस पर टैक्स क्या लगाया, कम लगाया। हाँ जी, इधर देखिए, अधिकार, भारतीय वस्तुओं पर, जो हाथों से बनी हुई वस्तुएं होती थी उस पर अधिक टैक्स लगाया, और जो ब्रिटिशों के द्वारा मशीन से बनाई जाती वस्तु उस पर क्या लगाया, कम टैक्स लगाया। कच्चा माल, और ये ब्रिटिश बड़े चालू थे, क्या करते थे, भारत के लोगों से कपास क्या है, बड़े सस्ते दामों पर खरीदते थे, और अपनी कंपनी मतलब ब्रिटिशों के उद्योगों में बेचते थे, और वहां से मशीनों से बना बनाया माल भारत आता था, और वो सस्ते दामों और महंगे दामों पर, मतलब महंगे दाम में बेचते थे। पर हस्तशिल्प जो हाथों से बने हुए कपड़े थे उसकी तुलना में सस्ते होते थे, मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। अब मान लो ये कपास लेके गए, मान लो एक शर्ट के लिए कपास ये 5 रुपये लेके गए। अब इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड से वो बन के वापस माल का आया, भारत में आया, उसकी कॉस्ट कितने रुपये कर दी इन्होंने, 8 रुपये। और जो हाथों से बने हुए कपड़े होते थे, खादी के कपड़े होते थे, वो उसकी कॉस्ट कितनी थी, 20 रुपये। आप सच्ची बताओ, 8 रुपये का खरीदोगे कपड़ा या 20 रुपये का। एक बात तो बता रहा हूँ मैं, 8 और 20 रुपये कोई कपड़े नहीं मिलते। आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
तो लोग बाबों ने क्या करा, 20 रुपये वाले को अवॉइड करते हुए 8 रुपये वाले कपड़े को पहनना अच्छा समझा। और जिस कारण जो हमारे जो उद्योग थे, जो हमारे मजदूर थे और जो हमारे छोटे मोटे उद्योगपति थे, वो बेचारे क्या हो गए, बेबस हो गए। एक तो मशीन ने मारा, दूसरा भेदभाव करों ने मारा। मतलब अंग्रेजों ने सिर्फ भारत के जो उद्योग थे उन पर इतना ज़्यादा अधिक टैक्स थोप दिया, मतलब बेमतलब टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स। और अपने मशीनों के कपड़े पे कोई टैक्स नहीं थोपा, सिर्फ भारत के लोगों पर। हाँ जी, मशीनीकृत माल पर ध्यान। और कुछ भी आपको पता है गवर्नमेंट के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है, और आर्थिक सहायता सिर्फ मशीनों के द्वारा बने गए कपड़ों को दी जाती थी। छोटे मोटे जो हाथ के उद्योग थे, भारतीय उद्योगों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। इसी कारण भारत का जो उद्योग था वो क्या लगा, डाउन होने लगा था ब्रिटिश काल में। तीसरा कारण, 2 कारण आपको बता दिए मैंने। तीसरा कारण राजकीय संरक्षण का अभाव। राजकीय संरक्षण का अभाव, आपको पता है शुरुआत से भारत पर किसकी छत्र छाया रही है, राजा और रजवाड़ों की। पर एक समय ऐसा आया कि भारत की जनता से राजा रजवाड़ों की छत्र छाया क्या गई, हट गई। आपको पता है कि पुराने समय में जिसके अंदर भी कला होती थी या कोई भी अच्छी चीज होती थी, उसका प्रदर्शन करने का आता था, राज दरबार में आता था। और राज दरबार में आती थी, अगर राजा को वो चीज पसंद आ रही थी, चाहे लाख की हो चाहे करोड़ की हो, ले और मुझे दे, फटाफट राजा क्या कहते, खरीद लेते थे। पर कुछ समय ऐसा आया कि राजाओं के शौक में बदलाव आ गया। 1947 के समय जो राजा वगैरह थे उनके शौक में क्या गया, बदलाव आ गया। क्या आ गया बदलाव, कि उन्होंने भारतीय वस्तुओं पर ध्यान ना देकर उन्होंने क्या है, अंग्रेजों की वस्तुओं पर ज्यादा ध्यान दिया। मतलब उन्हें अब ऐसा लगने लगा कि हम भी क्या बनेंगे, फैशन बदलेंगे, फैशन बदलेंगे। उन्होंने देखा मशीनों पर, आज आप भी देखो, क्या आप धोती कुर्ता पहनना पसंद करोगे? आज क्या सबको जो नए नए फैशन के कपड़े आते हैं आप वो पहनना पसंद करते हो। तो राजा रजवाड़ों को कितना शौक था। तो जो मशीनों से बने हुए कपड़े थे वो कहते अलग डिजाइन के थे, अलग तरीके थे। तो राजा रजवाड़े भी क्या चले गए, भारत के लोगों को छोड़कर कहाँ चले गए, मशीनों से बने हुए कपड़े भी चले गए। अब उनकी छत्र छाया, मतलब जो उनकी छत्र छाया थी, जहाँ से उनके कपड़े ज्यादा बिकते थे, हस्तशिल्प हाथों से बने हुए कपड़े, क्यों अब वो क्या हो गए, खरीदने वाले बहुत कम रह गए। उसकी जो कीमत होती कपड़े की वो उन्हें नहीं मिल पा रही थी। अब सोचो, आपकी इस मार्कर, आपने मार्कर बनाया, इसकी कीमत 20 रुपये है, और आपको पता है ये एक टीचर ही इसे खरीद सकता है। आप उस टीचर के पास गए, वो टीचर पहले खरीद लेता, पर अब क्या हुआ, वो दूसरे से ले रहा है। तो आप मार्कर बनाना चाहोगे या नहीं, सोचो और फिर बताना। तो ऐसे करके क्या हो गया, हमारा जो उद्योग था ब्रिटिश काल में बहुत ज़्यादा डाउन जाने जी। 3 पॉइंट हो चुके हैं, 3 कारण देख लिए कैसे हमारा ब्रिटिश काल में उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। चौथा, पश्चिमी संस्कृति का प्रसार। हाँ जी, आज के नौजवानों में क्या है, कोई भी बाहर देश का फैशन है फटाफट एडॉप्ट करना होता है, हम भी पहनेंगे, मम्मी ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए। वैसे ठीक उस समय भारत के लोगों में भी यही शौक पड़ने लगा। जो चाय पीने का शौक है वो भारत की संस्कृति नहीं है, मतलब हम नकलची हो चुके थे। ब्रिटिशों की क्या करना शुरू कर दी थी, हमने नकल करना शुरू कर दी थी। आपने देखा होगा, जो छोटा भाई होता है, बड़ा भाई जाता है कंघा काट के, तो छोटा भाई के पीछे से आता है शीशे में, बड़े भाई की एक्टिंग करता है, बोलता है मम्मी मैं भी लग रहा हूँ ना। तो वैसे ठीक उसी प्रकार भारत की अधिकतर जनसंख्या, अधिकतर लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिशों की नकल कर रहे थे। और ब्रिटिश भी यही चाहते थे कि कैसे भी करके ये हमारी संस्कृति को अपना ले। और धीरे धीरे करके सभी लोगों ने क्या है, ब्रिटिश संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उनकी संस्कृति अपनाई, उनका पहनावा भी, उनका खान पान भी अपना लिया। और जैसे ही उनका पहनावा अपनाया, वैसे ही जो हाथ से बनाने वाले कपड़े थे वो भारत के अंदर क्या होना हो गए, लुप्त होना शुरू हो गए। जिस कारण जो हमारा हस्तशिल्प उद्योग था वो क्या हो गया, समाप्त होने लगा था। और 5वां सबसे बड़ा कारण, रेलवे की शुरुआत। हाँ जी, रेलवे की शुरुआत। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि सबसे पहले भारत में रेल कब और कहाँ से कहाँ तक और कितनी दूरी तक चली थी, अगर पता हो तो। नहीं तो फिर मैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बता दूँ। हाँ जी, रेलवे की शुरुआत। अब अंग्रेजों ने क्या करी, मतलब भारत के हर मार्केट पे
भारत के हर मंडी पे उनकी अच्छी पकड़ हो और उन्हें कच्चा माल हर स्थान से मिल सके और उनका माल सुरक्षित हो, उन्होंने क्या कर दी, रेलवे की शुरुआत करी। अब इस रेलवे से व्यापार करने की सिर्फ अनुमति किसको थी, ब्रिटिश को, हाँ शिल्प उद्योग वालों को नहीं। मतलब जो मशीनों से बना हुआ माल था, मुंबई में माल बना, वो कहाँ तक जा रहा है, असम तक, दिल्ली तक, नीचे तक और यहाँ तक। मतलब इन्होंने मशीनों से बने हुए माल की खपत रेलवे के द्वारा शुरू कर दी थी, पर जो हमारे हस्तशिल्प उद्योग थे उनके पास इतने सोर्स नहीं थे कि वो अपना माल भारत के कोने कोने तक पहुंचा सकें। इसीलिए जो हमारा हस्तशिल्प उद्योग था वह ब्रिटिश काल में ओम भट्ट स्वाहा हो चुका था।